What's up people? I hope you're having a good time. चल आज के वीडियो में अपन खाली कंपोजिशन स्कीम देखेंगे. कंपोजिशन स्कीम एंड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग है. कंसेशनल रेट एक अमेंडमेंट आया बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन, इसीलिए उसको मैं ऑल टुगेदर एक नए वीडियो में ही कवर करूंगा. उसको आई एम नॉट क्लबिंग इट विद कंपोजिशन स्कीम. ठीक है. कंपोजिशन स्कीम में ऑल विल सी इज क्राइटेरिया क्या है कंपोजिशन स्कीम का, टैक्स रेट्स क्या क्या है, फिर कंडीशंस क्या है, एडिशनल कंडीशंस क्या है, वैलिडिटी क्या है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं, एटसेट्रा. ठीक है. चल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस नीड टू रिमेंबर इन कंपोजिशन स्कीम इज दिस. ये जो मैंने बॉक्स में डाला ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको एक बार अच्छे से देख लो. देख, कंपोजिशन स्कीम किसको एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल ओनली टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर. रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ इफ़ आई एम सप्लाइंग एग्जम्प्ट सर्विसेज तो भी मुझे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है. एग्जम्प्ट सर्विस के साथ अगर मैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस करता हूँ तो भी मुझे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है. ठीक है. अब मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है? मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस इज अदर सर्विसेज विच इज विद इन द लिमिट्स. अब लिमिट क्या है? लिमिट इज 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 lakhs विच एवर इज हायर. फॉर इंस्टेंस अगर मेरा टर्नओवर इज मान ले 90 lakhs का, तो अदर सर्विसेज अगर मैं 90 lakhs का 10% 9 lakhs और ₹5 lakhs विच एवर इज हायर, तो इफ आई एम प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज अप टू ₹9 lakhs आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. हाउएवर इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज से अबाउट ₹12 lakhs तो मैं एलिजिबल नहीं होता. क्यों एलिजिबल नहीं होगा? बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज बियॉन्ड लिमिट्स. ठीक है. चल इसको वीडियो को पॉज करना और एक बार ये पैराग्राफ बराबर से देख लेना, तो यू विल रियलाइज मैंने अभी क्या क्या बोला है वो तुमको सब समझ में आ जाएगा. इसके बाद देख क्या है क्राइटेरिया. कंपोजिशन स्कीम के लिए क्राइटेरिया क्या है? द क्राइटेरिया इज दैट यू शुड बी रजिस्टर्ड प्लस तुम्हारा टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5 CR और ₹75 lakhs. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट. 75 lakhs कब आएगा? व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर सतनाम एक्सक्लूडिंग असम एंड उत्तराखंड. इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आता. रजिस्ट्रेशन के साथ इसको मिक्स मत करना. रजिस्ट्रेशन में MMT नागालैंड है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड. ठीक है. उसको मिक्स नहीं करना. समझ में आ गया? बरोबर. रजिस्ट्रेशन के अलग है और इसके कंपोजिशन स्कीम के स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अलग है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना. उसमें MMT है और नागालैंड है. इसके अंदर सतनाम और उत्तराखंड है. सतनाम में एक्सक्लूडिंग असम. ठीक है. जीएसटी रेट्स आर 1%, 5% एंड 1%, 5% एंड 1%. अभी देख, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो आई विल बी पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट. ठीक है. व्हेन आई एम टॉकिंग अभी सेकंड, अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो आई विल बी पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट. एंड अगर मैं अदर ट्रेडर हूँ अदर देन मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, तो आई विल बी पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट. ठीक है. अब टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर मतलब सेल्स. टर्नओवर मतलब सेल्स. फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम और फॉर द पर्पस ऑफ कंसेशनल रेट, टर्नओवर का डेफिनेशन सेम है, वो चेंज नहीं होगा. टर्नओवर मतलब सेल्स. सेल्स मतलब ऑल काइंड ऑफ सेल्स. टैक्सेबल सेल्स आ गया, नॉन टैक्सेबल सेल्स आ गया, एग्जाम्प्ट आ गया, नील रेटेड आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, RCM सेल्स आ गया, सब कुछ. ठीक है. A to Z SEZ वगैरह जितना भी सेल्स है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा. अब ये 1% ऑफ टर्नओवर एंड 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर के बीच का डिफरेंस क्या है? देख, अगर मुझे एलिजिबिलिटी के लिए इफ आई एम कैलकुलेटिंग द लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी, मतलब 1.5 CR या 75 lakhs या फिर रजिस्ट्रेशन के केस में 10 लाख, 40 lakhs, 20 lakhs का अगर मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं सारे के सारे सेल्स ले लूँगा. ठीक है. फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट. ये हो गया मेरा टर्नओवर. अब मुझे अगर टैक्स पे करना है ना, तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर मैं जिस स्टेट में हूँ, महाराष्ट्र वाले स्टेट में, अगर मेरा टर्नओवर जो भी है ना, टोटल टर्नओवर महाराष्ट्र का, उसके ऊपर मैं 1% पे करूँगा. लेकिन ट्रेडर के केस में मैं खाली टैक्सेबल सप्लाईज लूँगा फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स. समझ में आ गया? क्राइटेरिया, अगर मेरे को क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कैलकुलेट करना है ना, तो मैं सारे सेल्स ले लूँगा. लेकिन अगर मैं अदर ट्रेडर हूँ और मैं टैक्सेबिलिटी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो मैं टैक्सेबिलिटी पर्पज़ के लिए खाली टैक्सेबल सप्लाईज ही लूँगा. समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस? मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ द टर्नओवर, अदर ट्रेडर्स के लिए 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर. ठीक है. इधर देख, नीचे ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए टोटल टर्नओवर फ्रॉम ऑल स्टेट्स लेंगे, बट टैक्स पेमेंट के लिए जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसी स्टेट का टर्नओवर लेंगे. ठीक है. ये याद रखना. नेक्स्ट देखते हैं.
कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस जो है ना, अभी इसमें दो पार्ट है। एक तो कंडीशन वो जो तुम कंपोजिशन स्कीम में जाने से पहले तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, और दूसरी एडिशनल कंडीशन है जो एक बार तुमने कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर लिया, तुम एलिजिबल हो गए, उसके बाद तुमको फुलफिल करनी पड़ेगी। अभी देख, सबसे पहले वो कंडीशन कौन सी है जो जिसको फॉलो करके या जिसको फुलफिल करके तुम कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट एग्जाम सर्विसेज एंड मार्जिनल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारे पास यू शुड नॉट बी हैविंग एनी गुड्स इन स्टॉक विच हैज़ बीन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, जिस दिन तुम कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर रहे हो उसके एक दिन पहले इमीडिएटली तुम्हारे पास अगर कोई स्टॉक है तो वो स्टॉक तुमने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव परचेज दैट स्टॉक फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर देन यू शुड हैव पेड टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है दैट यू शुड नॉट सप्लाई गुड्स विच आर नॉट लेवाइबल टू टैक्स। एग्जेम्प्ट सर्विसेज की बात नहीं हो रही, एग्जेम्प्ट गुड्स की बात हो रही है। अगर मैं एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, यू शुड नॉट सप्लाई इंटरस्टेट सेल्स, यू शुड नॉट बी डीलिंग इन इंटरस्टेट सेल्स। ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरात सेल्स नहीं चलेगा, गुजरात से मैं परचेज करूंगा तो चलेगा, अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ इंटरस्टेट तो भी चलेगा। इधर देख, इंटरस्टेट परचेज प्लस सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट सर्विसेज की बात नहीं की है। ठीक है, तो इंटरस्टेट सर्विसेज चलेगी, इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स चलेगा, इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स नहीं चलेगा। फिफ्थ, शुड नॉट सप्लाई थ्रू एन ईसीओ कलेक्टिंग टैक्स। ठीक है, एंड लास्ट, ही शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, एडिबलाइज टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एरिएटेड वाटर। ये जो एरिएटेड वाटर है ये नया आया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर मैं एरिएटेड वाटर का मैन्युफैक्चरर हूँ तो भी आई एम नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये तुमको इसके लिए आ सकता है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू में कहीं पे पूछ सकते हैं। तो 6 कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहला, शुड नॉट बी अ सीटीपी, एनआरटीपी और अ सर्विस प्रोवाइडर एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर गुड्स हेल्ड इन स्टॉक शुड नॉट हैव बीन परचेज from an unregistered supplier and if purchased tax have been paid under reverse charge. Third, तुम्हारा should not supply goods which are not liable to tax, मतलब exempt goods की सप्लाई नहीं कर सकता। Fourth, interstate supply of goods नहीं कर सकता, interstate purchase of goods चलेगा, interstate supply of service भी चलेगा। Fifth, I should not be supplying goods through Amazon, Flipkart वगैरह जो भी ऑनलाइन हो गया। ठीक है, ECO के थ्रू मैं सप्लाई नहीं कर सकता, अगर मैं ECO के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। एंड लास्ट, आई शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइसक्रीम, एडिबलाइज पान मसाला एक्सेट्रा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है ना ECO वाला, उसमें एक चीज याद रखना कि अगर मेरा खुद का ऑनलाइन बिजनेस है ना तो वो चलेगा, आई विल बी स्टिल एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन अगर मैं किसी और के डोमेन से बेच रहा हूँ ना तो नहीं चलेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल रिबॉक, अगर रिबॉक अमेजोन के थ्रू बेच रहा है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। बट अगर उसका रिबॉक का खुद का वेबसाइट और वो खुद के वेबसाइट से बेच रहा है ना, देन ही इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट पे ये ध्यान रखना। एक बार तुमने ये सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल कर दिए तो तुम एलिजिबल हो जाते हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। तुमने कंपोजिशन स्कीम ले लिया, उसके बाद तुमको एडिशनल कंडीशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ठीक है, अब कंपोजिशन स्कीम वाला जो भी टैक्स पेयर है ना, ही इज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन एनी सप्लाईज। ठीक है, तो इसको ये मेंशन करना पड़ेगा उसके जितने भी बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करता है उस पर। ही शैल ऑल्सो मेंशन the words composition taxable person on every notice, billboard, bill of supply, जो भी वो इशू करेगा या जहाँ पर भी वो बोर्ड वगैरह लगा रहा है ना, हर जगह उसको मेंशन करना पड़ेगा दैट ही इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, बिकॉज ही इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड उनका एक फिक्स्ड डिटरमाइंड रेट है टू पे द टैक्स, ही इज नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑन द सेल्स विच ही मेक्स एज वेल एज ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी ITC। वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, वो ITC नहीं ले सकता। एंड लास्ट, अगर उसने कंपोजिशन स्कीम के लिए वो एलिजिबल नहीं है फिर भी उसने कंपोजिशन स्कीम लिया, ठीक है, तो उस पर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 का प्रोसीडिंग्स लग जाएगा। सेक्शन 73 एंड 74 इज बेसिकली पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। CA इंटर लेवल पे नहीं है, इंटर लेवल पे बेसिकली है ही नहीं, CA, CS या CMA। फाइनल लेवल पे ये कवर्ड होता है। अपन जब पेनल्टीज वाला चैप्टर देखेंगे ना तो उसमें इसको कवर करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट इंटीमेशन। अब इंटीमेशन में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है, इंटीमेशन मतलब क्या कि भैया मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कि मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूँ। तो जो अथॉरिटी है, जो जीएसटी ऑफिसर्स है, मेरे को उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, मेरे को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहला वो बंदा जो रजिस्टर्ड है ही नहीं और जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। दूसरा वो बंदा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन वो पहले कंपोजिशन स्कीम में नहीं था पर अभी कंपोजिशन स्कीम ले रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना मेरा REG01, उसके पार्ट बी में इटसेल्फ मैं डिक्लेरेशन फाइल कर सकता हूँ कि भाई मैं कंपोजिशन टैक्स पेयर बनना चाहता हूँ और कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मेरा कंपोजिशन स्कीम का इफेक्टिव डेट क्या रहेगा? इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे पास REG01 फाइल करने का और उसके पार्ट बी में डिक्लेयर करने का ऑप्शन तो चला गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इलेक्ट्रॉनिकली एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा दैट आई शैल बी पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, वो इंटीमेट कभी कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है ना, उसको बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है। वो एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर नहीं कर सकता, उसको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही इंटीमेट करना पड़ेगा। एंड उसका इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। समझ में आ गया? अभी देख, हाँ, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, जो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है, उस जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, उसने एक बार अप्लाई कर लिया, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसके बाद 60 डेज का टाइम है दैट उसको विद इन 60 डेज स्टॉक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एक कंडीशन ये भी बोलती है कि उसके पास कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा हो। ठीक है। चल, ये जो सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट एक बार ध्यान से देख लेना, ये शायद तुमको MCQ में कहीं पे पूछ सकते हैं। सी पॉइंट क्या बोलता है? दस अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एट एनी पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल टाइम। ठीक है। एंड कंपोजिशन स्कीम विल बी क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, मार्जिनल सप्लाई। मार्जिनल सप्लाई अपन ने देख लिया। मार्जिनल सप्लाई क्या है? मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब कंपोजिशन टैक्स पेयर प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज अप टू अ लिमिट। लिमिट क्या है? 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 lakhs विच एवर इज हायर। ठीक है। वो 9 lakhs और 12 lakhs वाला जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, इसके अंदर वो ही बोला हुआ है। इंटरेस्ट इनकम। अभी व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग माय टर्नओवर, ठीक है, जब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए या टैक्स पेमेंट के लिए अगर मैं टर्नओवर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें अपन सब कुछ लेते हैं, एग्जाम सप्लाईज भी लेंगे। लेकिन इंटरेस्ट इनकम, अगर मैं कोई लोन्स या एडवांसेस या डिपॉजिट दे रहा हूँ, ठीक है, और बदले में मुझे इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रहा है या डिस्काउंट इनकम मिल रहा है, तो वो इनकम को मैं मेरे टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं करूँगा। ठीक है। मतलब इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1.5 CR या 75 lakhs के लिए जब भी मैं टर्नओवर कैलकुलेट करूँगा ना, तो अगर मुझे क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट इनकम देखा तो आई विल नॉट बी including such interest income in my aggregate turnover। ठीक है। अभी देख, वैलिडिटी देखते हैं। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, ये तुम्हारे कंपोजिशन स्कीम का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगा। वैलिडिटी क्या बोलता है कंपोजिशन स्कीम? फर्स्ट, विड्रॉवल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु सीजेस टू सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। देख, सबसे पहला पार्ट क्या है? मेरे को कंडीशन फॉलो करना है। अगर मैंने कंडीशन फॉलो नहीं किया या अगर मैंने कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो मैंने जो कंपोजिशन स्कीम लिया है वो कंपोजिशन स्कीम मेरा बाय डिफॉल्ट विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? आई विल स्टार्ट पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है। रेगुलर स्कीम में अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो मेरे को टैक्स इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हूँ तो मुझे रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, एज वेल एज मैं ITC भी अवेल कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे एक इंटीमेशन फॉर विड्रॉवल फाइल करना पड़ेगा विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल। एंड मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल क्या होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल विल बी द डेट विच हैज बीन इंडिकेटेड इन इंटीमेशन। समझ में आ गया? ठीक है। चल, नेक्स्ट, विड्रॉवल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम। मैंने कोई भी कंडीशन को ये नहीं किया, क्या बोलते हैं, मतलब मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, आई एम स्टिल एलिजिबल, मैं इनएलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया में नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कंपोजिशन स्कीम छोड़ के नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ ना, तो बिफोर द डेट ऑफ सच विड्रॉवल आई शुड बी फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, मेरे को एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन में मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा कि भैया मैं कंपोजिशन स्कीम से हट के नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस दिन मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना आता हूँ, जिस दिन मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना आऊँगा, तो सेम प्रोसीजर हो जाएगा बराबर। मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करूँगा, टैक्स इनवॉइस इशू करूँगा, क्या बोलते हैं, मैं टैक्स कलेक्ट भी करूँगा एंड प्लस आईटीसी के बेनिफिट्स भी अवेल कर सकता हूँ। मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल क्या होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल विल बी द डेट इंडिकेटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन। ठीक है, और थर्ड, डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बाय द टैक्स अथॉरिटी। मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे टैक्स अथॉरिटी को ऐसा लगा कि भैया मैंने कंपोजिशन स्कीम की कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं की, या फिर मैंने कंपोजिशन स्कीम इरेगुलरली अवेल किया। ठीक है, मैं एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने अवेल किया, तो उस केस में टैक्स अथॉरिटी मुझे बोल सकते हैं कि भैया तुम कल से कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं करोगे। वो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उनको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस इशू करेंगे तो मुझे जाकर बोलना पड़ेगा कि भैया ऐसा 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 सीन है। ठीक है, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। उसके बाद अगर उनको लगता है कि भैया मेरे रीज़न सेटिस्फाइड है तो आई कैन पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर उनको लगता है कि भैया मेरे रीजन सेटिस्फाइंग नहीं है तो दे कैन आस्क मी टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, एंड जितना भी नॉर्मल प्रोविजन है वो सारा का सारा मुझे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। तो इसी के साथ कंपोजिशन स्कीम अपना टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अपन जब अगले वीडियो में अपन कंसेशनल रेट पे भी देख लेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम में अपन ने क्या क्या देखा है, कंपोजिशन स्कीम में अपन ने सबसे पहले क्राइटेरिया देखा। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर टर्नओवर 1.5 CR या फिर एग्रीगेट 75 लाख से कम होना चाहिए अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। फिर अपन ने देखा था टैक्स रेट क्या है, आई कैन नॉट बी सप्लाइंग अदर सर्विसेज बियॉन्ड द लिमिट, मार्जिनल सप्लाई आ जाता है। लिमिट क्या है, 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, फिर अपन ने कंडीशन देखी थी, 6 कंडीशन थी टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। वो 6 की 6 कंडीशन अपन ने देख ली थी। उसके बाद एक बार मैंने वो कंडीशन अवेल कर ली, कंडीशन फुलफिल कर ली और कंपोजिशन स्कीम अवेल कर लिया, तो एडिशनल कंडीशन थी जो मुझे फुलफिल करनी थी, वो एडिशनल कंडीशन अपन ने देख ली। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई, नोटिस वगैरह सब जगह पे कंपोजिशन टैक्स पेयर लिखना है वो सब। फिर अपन ने इंटीमेशन वाला पार्ट देख लिया। इंटीमेशन वाले पार्ट में 2 पॉइंट था, एक वो बंदा जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो REG01 के पार्ट बी में इंटीमेट करेगा। एक वो बंदा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, प्लस विद इन 60 डेज स्टॉक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा था वैलिडिटी पीरियड। एक पॉइंट अपन ने ये भी देखा था कि भाई इंटरेस्ट इनकम अगर है, अगर मैं कोई एडवांस दे रहा हूँ या लोन दिया या डिपॉजिट दिया और मुझे सामने से इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है तो दैट इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट। वो अपन मेगा एग्जाम्पशन में देखेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट इनकम जो एग्जेम्प्ट है ना वो मेरे टर्नओवर में भी कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, टर्नओवर का अपन जो अपना कंसेशनल रेट वाला पार्ट देखेंगे ना, उसके एंड में अपन ये भी देख लेंगे कि भैया टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, चलो गाइस, आदियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय।